अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ अरसे पहले मैंने एक सीज़न का फ्रंट पेज देखा और वहां पर ज़मीन पर एक बहुत बड़ा सुराख दिखाया गया था और उसके सामने एक साहब खड़े थे। मैंने फ़ौरन उस तस्वीर को देखा और अंदाज़ा लगाया कि ये तो एक फ़िक्शनल तस्वीर है और उस सीज़न को बंद कर दिया। लेकिन आज मैं आपके सामने जो चीज़ लाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल इतने ही बड़े सुराखों की है जो कि हमारी ज़मीन में बनते जा रहे हैं। हमारी ज़मीन पर बड़े-बड़े सुराख नमूदार हो रहे हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ साइबेरिया, जो कि रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। रशिया का 77% एरिया, 77% एरिया साइबेरिया के पास है और बकिया रशिया सिर्फ 23% है। अगर आप रशिया में साइबेरिया की बात करें तो साइबेरिया पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत कम लोग अपने अंदर समोए हुए, लेकिन उसकी ज़मीन को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन सिर्फ ये धचका साइबेरिया की ज़मीन को ही नहीं बल्कि हमारी ज़मीन को भी यही ख़तरे मुस्तकबिल में आ घेरेंगे। क्योंकि साइबेरिया बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए रशिया की टोटल आबादी का सिर्फ 23% साइबेरिया में रहता है। अगर आप ठंडे तरीन वक्त की बात करें तो साइबेरिया में सर्दियों में -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है, लेकिन गर्मियों में साइबेरिया का टेम्परेचर कई जगहों पर 35 डिग्री तक हो जाता है। तो मैं हैरान था कि कहाँ -77 और कहाँ पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बहुत ज़्यादा डेल्टा है, बहुत ज़्यादा डेल्टा है। अगर आप साइबेरिया के एरिया की बात करें तो साइबेरिया पूरी खुश्की का 10% है। इतना ज़्यादा एरिया, लैंड का एरिया मौजूद है साइबेरिया के पास। साइबेरिया में बहुत सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं। साइबेरिया में हमें बहुत फॉसिल्स मिले, चाहे वो आप मैमथ की बात कर लें, डायनासोर्स की बात कर लें या इंसानों की बात कर लें। मैं आपको लेकर चलता हूँ साइबेरिया की ही एक साइट की तरफ, जहां पर हमें तकरीबन 1,25,000 से 90,000 साल पुराना इंसान के बच्चे का हड्डियों का एक ढांचा मिला। ये ढांचा हमें 2010 में मिला, जब एक आर्कियोलॉजिकल टीम ज़मीन को खोद रही थी और हमें 90,000 से 1,25,000 पुराना ये ढांचा मिला, जिससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया और अब इसे स्टडी किया जा रहा है। तो एक तरफ तो हमें यहाँ पर बहुत से फॉसिल्स मिल रहे हैं जो कि हमें तारीख के बारे में बता रहे हैं। दूसरी तरफ साइबेरिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा गहरी झील भी है। इस झील का नाम है ब्याका झील और ये झील 1,642 मीटर गहरी है, यानी तकरीबन 1.5 किलोमीटर गहरी है। इतनी गहरी झील आपको दुनिया में किसी और जगह नहीं मिलेगी। साइबेरिया को वायरसेस का घर भी कहा जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि साइबेरिया में बहुत से वायरस मौजूद हैं और 30,000 पुराना वायरस मिलना इस बात की गवाही है कि साइबेरिया में अभी भी बहुत से वायरस छुपे हुए हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ पिथो वायरस की तरफ, जो कि हमें खुदाई के दौरान सिर्फ 30 मीटर गहराई से मिल गया। ये वायरस बहुत बड़ा वायरस है, बैक्टीरिया के साइज का वायरस है। वायरस बहुत छोटा होता है, लेकिन खुशकिस्मती से ये वायरस इंसानों को अफेक्ट नहीं करता। तो साइबेरिया की ज़मीन को खोदना काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। रशिया अपना 70% ऑयल और गैस साइबेरिया से लेता है। उसके लिए साइबेरिया की ज़मीन को खोदना पड़ता है, उसमें ड्रिल करना पड़ता है, उसमें सुराख करने पड़ते हैं, क्योंकि रशियन इकोनॉमी साइबेरिया से चलती है। साइबेरिया का इलाका परमाफ्रॉस्ट है। इसका मतलब ये है वो ग्राउंड जिसके ऊपर तो आपको घास नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा नीचे जाएं तो वहाँ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। और इस नीचे वाली घास का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 2 सालों तक रहता है या उससे नीचे रहता है तो उसे हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप एक्टिव लेयर देख रहे हैं ऊपर, जहाँ पर आपको घास नज़र आ रही है, लेकिन नीचे बर्फ़ ही बर्फ़ है। साइबेरिया एक परमाफ्रॉस्ट है, लेकिन परमाफ्रॉस्ट जो कि आपको अब मुख्तलिफ तस्वीर में मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो सिर्फ साइबेरिया में नहीं है।
बल्कि आप अमेरिका के इलाके अलास्का में जाएं, कनाडा में जाएं, आपको शुमाली इलाकों में, ज़मीन के शुमाली इलाकों में कई जगह पर परमाफ्रॉस्ट नज़र आएंगे। ये परमाफ्रॉस्ट हमारी दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ चलते जाएं। मैं आपको ऊपर से भी एक व्यू दिखा रहा हूं। तो परमाफ्रॉस्ट हमारी दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होने जा रहे हैं। चलते हैं फ्रांस में, जहां पर एक प्रोफेसर जिनका नाम है जीन माइकल कैवरे, वो बायोमेडिसन पर काम कर रहे हैं, जीनोमिक्स पे काम कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि हमें साइबेरिया पे ड्रिलिंग फ़ौरन रोकनी चाहिए, क्योंकि साइबेरिया में अगर ड्रिलिंग होगी तो वहाँ से निकलेंगे वायरस, और ऐसे वायरस निकलेंगे जो कि हमने कभी नहीं देखे होंगे। अगर आप वायरस को ड्रिल करते हैं तो वो तकरीबन 125 फीट तक नीचे ड्रिल किया जाता है, यानी 11 मंजिला नीचे आप ड्रिल करते हैं। तो हम परमाफ्रॉस्ट को तो कब का खो चुके, और अभी कुछ वायरस हमें नज़र आए हैं, लेकिन वो वायरस इंसानों को अटैक नहीं करते। हमने दुनिया में, हमारा दावा है, इंसानों का दावा है कि हमने दुनिया से स्मॉल पॉक्स ख़त्म कर दिए, और उसे कह दिया गया है कि हमने स्मॉल पॉक्स वायरस का खात्मा कर दिया है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि किसी एक ड्रिलिंग साइट से स्मॉल पॉक्स दोबारा निकल आते हैं तो वो दुनिया में दोबारा फैल जाएंगे। ये तो वो वायरस हैं जो कि हमारी दुनिया में जिनकी वैक्सीनेशन मौजूद है, लेकिन ऐसे वायरस भी निकल सकते हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। वायरस से बढ़कर एक और ख़तरा अब हमें साइबेरिया में नज़र आता जा रहा है। 2014 जुलाई में पहली मर्तबा टीवी की खबरों में एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ थी, और वो न्यूज़ थी कि साइबेरिया में एक बहुत बड़ा शगाफ पड़ गया है ज़मीन में। ये शगाफ 150 फीट गहरा है, और इसका वॉल्यूम इतना है कि इसमें 10 स्विमिंग पूल का पानी आ सकता है। लेकिन सवाल ये था कि ये शगाफ आया कहाँ से, इसकी वजह क्या है। मैं आपको यहाँ पर इस शगाफ की तस्वीर दिखा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि इंसान इसके मुकाबले में कितने छोटे आपको नज़र आ रहे हैं, और इर्द गिर्द आपको इसका डेब्री, इसका कूड़ा भी, क्रिकेट भी नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अहम। इसकी तरह के और शगाफ भी साइबेरिया में नमूदार होना शुरू हो गए। अब सवाल ये था कि ये शगाफ आए कहाँ से। हमें पता है कि ज़मीन फटती है, जब सिस्मिक एक्टिविटी होती है, जब आतिशफ़शां फटते हैं तो ज़मीन में दरारें आ जाती हैं, ज़मीन फट जाती है। लेकिन साइबेरिया में तो उन दिनों में कोई भी सिस्मिक एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं हुई। ज़मीन में इरोजन भी होती है, जब बारिशें होती हैं तो ज़मीन में सड़कें टूट जाती हैं और पूरी की पूरी गाड़ियाँ घुस जाती हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो ज़मीन में जब इरोजन होती है तो उसके किनारों पर कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि चीज़ें किनारों से भी अंदर चली जाती हैं। इस सुराख के किनारों पर बहुत सी चीज़ें, बहुत सी लेयर्स आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये बाहर से अंदर की तरफ नहीं, अंदर से बाहर की तरफ फटी है। आप अगर इसका कूड़ा करकट या इसके गिर जो पत्थर है उनको देखें तो वो 200 मीटर दूर तक फैले हुए हैं। इसका मतलब यह कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, और उसकी वजह से ये शगाफ मार्ज़ वजूद में है। अब अगला ख्याल साइंसदानों का ये था कि हो सकता है खला से कोई स्पेस रॉक आए, कोई मीटियोराइट आए और उसने आकर ज़मीन को हिट किया हो। चलें इसको भी एनालाइज कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि ऐसा कोई मीटियोराइट उस रात नज़र ही नहीं आया, कहीं किसी जगह दर्ज ही नहीं हुआ, किसी स्पेस एजेंसी ने रिपोर्ट ही नहीं किया। और उसके साथ साथ फ़र्ज़ कीजिए कि अगर वो आकर ज़मीन से टकराता भी है तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल कंपोजिशन आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका वो मटेरियल तो नहीं होगा जो ज़मीन का है, लेकिन उस ज़मीन में हमें किसी जगह भी मुख्तलिफ़ केमिकल कंपोजिशन नहीं मिल रही। ना उस ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ। मेटीरॉयड जब लगता है तो वो तो एक धमाके के साथ फटता है, आग भी लगती है, फ्रिक्शन भी होती है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर भी वो चीज़ नज़र नहीं आई, ना फॉरेन पार्टिकल्स नज़र आए, ना कोई मिनरल्स नज़र आए। तो अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई जिसके बायस एक मेटेरॉयड आकर ज़मीन पर लगा हो। ना ही यहाँ पर ज़लज़ला आया, ना ही यहाँ पर मैग्मा था, ना ही यहाँ पर लावा था, ना ही करीब के सिस्मिक रिसर्च सेंटर्स ने कोई एक्टिविटी की। तो फिर आखिर हुआ क्या, ये सुराख आया कैसे? ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है, और इस सीरीज़ में कम से कम 2 और वीडियोस आएंगी जो कि सिर्फ आपको इस सुराख के बारे में नहीं बताएंगी, बल्कि आपको और भयानक किस्म की चीज़ों के बारे में बताएंगी जो कि इस सुराख की बदौलत हम तक आने वाली हैं।
मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आज तक 17 ऐसे सुराख दुनिया में मुख्तलिफ जगह पर रिपोर्ट हो चुके हैं। ये सुराख सिर्फ साइबेरिया में नहीं है, बल्कि आने वाले वक्तों में आपको पता चलेगा कि ये अलास्का में भी हैं और ये बहुत और जगह पर भी हैं। मैं आपको एक हिंट देता चलूं कि आखिरकार ये सुराख आया कैसे और कहां से। जब साइंसदानों ने इस सुराख की मट्टी को एनालाइज किया तो एक हिंट हमें मिला, और वो हिंट ये था कि इसमें बहुत ज़्यादा मीथेन मौजूद थी। यानी इसमें घर में जलने वाली जो गैस है जो कि ज़मीन से निकलती है वो बहुत ज़्यादा मौजूद थी। लेकिन उसके साथ साथ एक और हिंट भी बाद में मिला, और वो हिंट ये था कि ये सुराख ज़्यादातर वहाँ पर अपीयर होते थे जहाँ पास ही कोई ऑयल या गैस ड्रिलिंग फैसिलिटी मौजूद होती थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सुराख दुनिया में बाकी जगहों पर भी हैं, और अगर ये सुराख बाकी जगहों पर हैं तो इनका मतलब क्या है, और ये किस तरीके से आने वाले दिनों में इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बनने जा रही है। वो थ्रेट जो कि हमारे लिए सर्वाइवल थ्रेट, जिंदा रहने के लिए एक ऐसा थ्रेट जो कि इंसानी ज़िंदगी को चैलेंज करने जा रहा है। पिछली वीडियो में हमने साइबेरिया का जायज़ा लिया था जहां बड़े बड़े सुराख ज़मीन से निकल रहे थे। लेकिन ये मसला सिर्फ साइबेरिया का ही नहीं है, बल्कि मैं आज आपको लेकर चलता हूं एक और तरफ, अमेरिका की एक स्टेट अलास्का की तरफ, जहां पर गैर मामूली चीज़ें हो रही हैं। हम चलते हैं अलास्का के एक इलाके कोज़ा व्यू की तरफ। कोज़ा व्यू 2017 में खबरों में आया, और उसकी वजह यह है कि वहाँ से जितने भी जहाज़ उड़ते थे वो ये बताते थे कि नीचे झील में अजीबो गरीब काम हो रहे हैं। झील में ऐसे मनाजिर उनको नज़र आते थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। लोग भी ज़रा परेशान होना शुरू हो गए, क्योंकि झील में से ना सिर्फ बुलबुले उठ रहे थे बल्कि झील जमकर बहुत अजीबो गरीब साख्त की चीज़ें अपने अंदर समोए हुई थी। खैर, जब ऐसे मामलात आते हैं तो साइंसदान तो बीच में आ ही जाते हैं। साइंसदानों की एक टीम को इस इलाके में भेजा गया। मैं आपको यहाँ पर ये इलाका दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आर्कटिक जो रीजन है, जो हमारा पोलर रीजन है, नॉर्थ साइड का ऊपर आर्कटिक रीजन है, इसमें अलास्का भी आता है, अमेरिका की स्टेट है, इसमें कनाडा भी आता है, उसके हिस्से भी आते हैं, रशिया भी आता है, और ग्रीनलैंड भी आपको नज़र आ रहा है। और अलास्का के ऊपर इस इलाके की निशानदेही की गई है। खैर जी, साइंसदान वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि आखिर नीचे ऐसा क्या हो रहा है। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक झील की तरफ। ये झील असे इसका नाम है, और इस झील में अजीबो गरीब चीज़ें सामने आ रही थी। पायलट्स ने जब ये इस झील की निशानदेही की तो साइंसदान यहाँ पर पहुँचे, और फिर उन्होंने देखा तो झील में उन्हें बड़े बड़े बबल्स उठते हुए नजर आए। उन्होंने जब पानी को टेस्ट किया इस झील के तो उसमें बहुत ज़्यादा मीथेन आ रही थी, यानी कि गैसोई गैस। इसका मतलब यह है कि इस झील में कहीं ना कहीं से गैस का इखराज हो रहा था। कितनी गैस थी? 10 टन पर डे इस झील में से गैस निकल रही थी। तो इसी टीम ने सोचा कि हम इस झील का एक जायज़ा लेते हैं। उन्होंने अपने सूट्स पहने, स्विम सूट्स, स्कूबा सूट्स पहने, और झील की तरफ चल पड़े। मुख्तलिफ जगह पर झील 3 से 5 फीट गहरी थी, बहुत ज़्यादा गहरी झील नहीं थी। लेकिन अचानक उन लोगों को एहसास हुआ कि उनके पाँव के नीचे अब ज़मीन नहीं रही, झील की सतह नहीं रही, बल्कि वो एक बहुत बड़े सुराख के मुंह पर है। अब ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। मैं तो जब सोचता हूँ तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ, घबरा भी जाता हूँ। इस झील के नीचे एक बहुत बड़ा सुराख था। सुराख हमें सिर्फ साइबेरिया में नज़र नहीं आ रहे, बल्कि ये होल 50 फीट का था। इस होल की वजूहात क्या हैं इसे हम आगे देखेंगे, लेकिन इसी किस्म के होल हमें साइबेरिया में भी मिले। इनमें जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि दोनों परमाफ्रॉस्ट के इलाकों में मौजूद हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? ठंडे इलाकों में जहां पर मैदान भी आपको नज़र आ रहे होते हैं, एक्टिव सरफेस नज़र आ रही होती है, वहां पर मैदानों के नीचे भी बर्फ़ मौजूद होती है। ये इलाके रशिया में, कनाडा में, अलास्का में और आर्कटिक रीजन में मौजूद हैं।
वो इलाका, वो मैदान जो कि 2 साल तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहे, उसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। परमाफ्रॉस्ट सिर्फ आर्कटिक रीजन में ही हमें नज़र नहीं आते, बल्कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में भी परमाफ्रॉस्ट मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान की, और उसके साथ अगर हम ग्लेशियर्स की तरफ देखें, हम देओसाई प्लेन्स की तरफ चले जाएं, तो ये सारा इलाका जो कि आपको यहाँ पर तस्वीर में भी दिखा रहे हैं, जिसमें इंडिया का इलाका है, जिसमें चाइना का इलाका है, हिमालयाज़ का, पाकिस्तान का इलाका है, ये सारा का सारा परमाफ्रॉस्ट है। और परमाफ्रॉस्ट गर्मी की वजह से उसमें चेंजेस आ रही हैं। तो ये चेंजेस सिर्फ आर्कटिक रीजन को ही इफेक्ट नहीं करेंगी, बल्कि ये चेंजेस हमारे शुमाली इलाकों पर भी असर अंदाज होंगी। जब टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है तो परमाफ्रॉस्ट पिघलना शुरू कर देता है। ये परमाफ्रॉस्ट लाखों सालों से ज़मीन पर मौजूद है। इस लेयर के पिघलने से बहुत से ख़तरे हमारी ज़िंदगियों को और इस ज़मीन को हो सकते हैं। मैं इन तमाम वीडियोस में आपको इन्हीं ख़तरों से आगाह करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं हम एक ख़तरे की तरफ, जिसका नाम है झूमता जंगल। अब नाम सुनकर तो आप बड़े खुश होंगे कि झूमता जंगल, ये तो बड़ा मज़े का नाम है, ऐसे लग रहा है पुराने ज़माने की कोई कहानी पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जंगल अलास्का के ही इलाके में है, इसे टॉन ऑफ फॉक्स कहा जाता है। इस जंगल की बात ख़ास ये है कि अगर आप इस जंगल में चले जाएं तो कोई दरख्त आपको सीधा नहीं नज़र आएगा, कोई इस तरफ को है, कोई इस तरफ को है। कुछ अरसे के बाद जाएंगे तो आपको वही दरख्त मुख्तलिफ सिमत में नज़र आएगा। दरख्त आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं और उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये काम 2018 से शुरू हुआ, ज़्यादा पुराना नहीं है। 2018 में पहली मरतबा इसकी ऑब्जर्वेशन ली, और अब तो ये बहुत तेज़ी से दरख्तों की डायरेक्शन और उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। जब गौर किया गया तो पता चला कि दरख्तों के नीचे परमाफ्रॉस्ट की एक लेयर है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। जब सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता है ज़मीन का, तो उसके नीचे जो बर्फ़ की लेयर है, जिसे परमाफ्रॉस्ट का कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अब पहले वो क्या थी, बर्फ़ की थी, अब वो पानी की बनना शुरू हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में चली जाती है, जिसकी वजह से वो मूव करना शुरू हो जाती है। तो ज़मीन जो है वो साकत नहीं रहती। ज़मीन पैरों के नीचे से, पौधों के पैरों के नीचे से फिसलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो ये परमाफ्रॉस्ट पूरा का पूरा मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फिसल रहा है, ज़मीन पैरों के नीचे से फिसल रही है। चलते हैं आगे। ये तो एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई। मैं आपको एक शहर लेके चलता हूँ जिसे उतयाविक कहते हैं। शहरों के नाम ऐसे हैं कि मुझे बार बार इन नामों की वजह से रीटेक करने पड़ते हैं, तो उम्मीद है कि मैं इसका नाम सही ले रहा हूँ, उतयाविक। इस शहर की ख़ास बात यह है कि ये पूरा शहर अलास्का में मौजूद है, पूरा शहर परमाफ्रॉस्ट पर है। अब जब सर्दियाँ आती हैं तो ये लोग सर्दियों में अपना खाना प्रिजर्व करते हैं, और खाना प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने अंडरग्राउंड बड़े बड़े सेल बनाए हुए। बर्फ़ तो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, इसलिए उन्हें आइस सेल्स कहा जाता है, जहाँ पर आप जो भी खाना रखेंगे वो बिल्कुल ऐसे महफूज होगा जैसे कि फ्रिज में खाना महफूज होता है। तो अगर इन्होंने वेल का शिकार किया तो वेल का गोश्त ये अपने आइस सेल्स में महफूज कर लेते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अब इनके आइस सेल्स की परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी वो नहीं रही जो पहले होती थी। अब यहाँ पर खाना ज़्यादा अरसा महफूज नहीं रहता। मैं आपको यहाँ पर इनके आइस सेल्स की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि इनके टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए, और जब इनके टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो खाना महफूज नहीं रह सकता। लेकिन इसके साथ साथ परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की वजह से इन्हें एक और बड़ी मुश्किल का सामना है। जब समंदर की लहरें आकर साहिल से टकराती हैं तो वहाँ पर बर्फ़ की एक लेयर होती थी जिसे हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, और वो पानी को ज़मीन की तरफ आने से रोकती थी, एक बैरियर का रोल अदा करती थी। लेकिन इस बर्फ़ के पिघलने की वजह से अब पानी सीधा साहिल की तरफ आता है और वो ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता खा रहा है, एरोड कर रहा है। पानी, समंदर बढ़ता जा रहा है और खुश्की आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही है।
इसका एक तरीका तो इन्होंने ये ढूंढा कि इन्होंने बड़ी बड़ी बोरियां रेत से भरकर, मुख्तलिफ चीज़ों से भरकर साहलों पर रख दी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ताकि पानी आकर इन बोरियों से टकराए और फिर उधर ही रह जाए, खुश्की आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर ना चली जाए। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकेगा। हमारे मुल्क में भी जहाँ पर इरोजन हो रही है, ये बड़ा अच्छा तरीका है, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि हम वहाँ पर इस किस्म की बोरियां भर कर प्रोटेक्शन के लिए, साहिल के प्रोटेक्शन के लिए रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, समंदरों के लेवल बढ़ेंगे और पानी खुश्की की तरफ आएगा। एक स्टडी के मुताबिक अगले 100 सालों में, अगली सदी तक 30 से लेकर 70% परमाफ्रॉस्ट पिघल चुका होगा। तो आर्कटिक की जितनी कम्युनिटी है वो तो खतरे में है ही है, लेकिन जब वहां पर इतना ज़्यादा परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा तो एक तो ज़मीन पर बहुत अजीबोगरीब किस्म की बलाएं आएंगी, साइंटिफिक बलाएं आएंगी, जो कि हमने पहले नहीं देखी होंगी, जिस तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इनका इफेक्ट बाकी दुनिया पर भी जाएगा, क्योंकि अगर आपका टॉप पोल अनस्टेबल है तो दुनिया कैसे स्टेबल हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग हमारी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्लोबल वार्मिंग पहले दुनिया को ख़त्म करेगी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन इस सीरीज़ में इस वीडियो के अलावा 2 और वीडियोस भी आएंगी जो कि आपको नए नए मसाइब के बारे में बताएंगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी दुनिया में किस किस्म की आफतें आने जा रही हैं, शायद आपने पहली ऐसी चीज़ें नहीं सुनी होंगी। इस दरवाजे के पीछे क्या है? इस दरवाजे के पीछे एक अफरेत है, ऐसा अफरेत जो हमारी ज़मीन को निगलने जा रहा है। जी हाँ, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो मैं लेकर चलता हूँ आपको इस दरवाजे के पीछे एक टनल में, जिसे फ्रोज़न टनल ऑफ अलास्का कहते हैं। जूं ही आप इस टनल में दाखिल होंगे तो ये किस शहर के करीब है? ओतियाविक शहर, अलास्का के करीब। हमें याद है कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि किस तरीके से ओतियाविक में मुख्तलिफ किस्म के आइस चैम्बर्स बनाए गए हैं ताकि फूड को प्रिजर्व किया जा सके। लेकिन मैं आपको फूड की प्रिजर्वेशन से ज़्यादा आगे लेकर जा रहा हूँ। हम लेकर जा रहे हैं एक टनल की तरफ जो कि ऐसे ही सेल बनाते हुए हमें नज़र आए। ना तो ये सुराख है और ना ही किसी इंसान की बनाई हुई टनल। ऐसी और भी टनल्स हमारी दुनिया में मौजूद हैं। इस टनल को फॉक्स परमाफ्रॉस्ट टनल कहा जाता है। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, इसकी मुख्तलिफ वीडियोज़ भी देख सकते हैं, आपको इसकी तस्वीर भी मिल सकती हैं। आप इस टनल के अंदर जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये टनल आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है, मेल्ट हो रही है। और उसकी वजह यह है कि ये टनल परमाफ्रॉस्ट का हिस्सा है, यानी इसके अंदर बर्फ़ ही बर्फ़ है। लेकिन जो ही हम इस टनल के अंदर जाते हैं तो अजीबो गरीब किस्म की एक बदबू हमें आना शुरू हो जाती है। साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि इस टनल में बहुत सा कार्बन छुपा हुआ है। अब आपको हैरानी होगी कि टनल में कार्बन कैसे मिला, तो मैं आपको इस टनल की तरफ लेकर चलता हूँ। आप जैसे ही इसकी दीवारों की तरफ देखेंगे, मैंने बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हैं, तस्वीर देखी हैं जिसमें हड्डियाँ ही हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। तो जो जानवर, जो इंसान बहुत पहले मर चुके हैं, उनके फॉसिल्स हमें इस टनल में नज़र आते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर एक हड्डी देख सकते हैं। इस टनल में आपको मैमल्स भी मिलेंगे और ऐसी स्पीशीज़ भी मिलेंगी जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। लेकिन इस टनल में हमें पुराने ज़माने के प्लांटेशन भी नज़र आती है, हमें घास भी नज़र आता है। तो एक तो हमने पौधों की बात की और दूसरा हमने जानवरों की बात की, और हम ये जानते हैं कि इंसान हो, पौधा हो या जानवर हो, सब अपनी बॉडी में कार्बन रखते हैं। अब कार्बन साइकिल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो अफरेत यहाँ पर पनप रहा है वो कार्बन से ही ताल्लुक़ रखता है। जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मौजूद होता है, वो
पौधों के जिस्म का, उनके तनों का, उनके पत्तों का हिस्सा बन जाता है। कार्बन ही कार्बन है, ये पौधा कार्बन ही स्टोर कर रहा है। जब ये पौधा मर जाएगा तो ये डीकम्पोज होगा। इसी तरीके से इन पौधों को जब हम खाते हैं तो हम भी कार्बन कंज्यूम कर रहे हैं, जानवर भी कार्बन कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम भी कार्बन के बने हुए हैं, पौधे भी कार्बन के बने हुए हैं, जानवर भी बने हुए हैं। जब इंसान मरता है, जब पौधा मरता है, जब जानवर मरता है, तो वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है। और डीकम्पोजिशन मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोब्स उसमें हमारी मदद कर रहे होते हैं और उनकी वजह से कार्बन दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। तो अब कार्बन पहले खाने के तौर पर पौधे में आई, पौधे से इंसान में आई, फिर जब ये सब मर गए तो कार्बन दोबारा कहाँ चलेगी? एटमॉस्फेयर में चलेगी। इसे हम कार्बन साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पर आपको फ्रोजन कार्बन हर जगह पर नजर आएगी, क्योंकि जानवर जब मरे या पौधे मरे तो वो डीकम्पोज नहीं हुए। यहाँ पर बड़ी अहम बात है, वो डीकम्पोज नहीं हुए बल्कि वो एक बीच वाली स्टेट में रह गए। अब अगर बर्फ कम होना शुरू होगी, गर्मी होगी, तो वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। अगर वो डीकम्पोज हुए तो बहुत कार्बन निकालेंगे। तो यहाँ पर जमी हुई कार्बन है, यहाँ पर एक अफरियत मौजूद है जो सोया हुआ है, यहाँ पर एक बॉम्ब है जो टिक 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 कर रहा है। बहुत फिल्मी सीन बना दिया मैंने, लेकिन जब मैं ये पढ़ रहा था तो मेरा भी यही हाल था। अब सवाल ये होता है कि इस कार्बन का क्या हमने अंदाज़ा लगाया था? क्योंकि ये तो चीज़ें हमें अभी मालूम हो रही हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक साइंटिस्ट की तरफ जो कि अमेरिकन इकोलॉजिस्ट हैं, सुजैन नटाली, और ये काम करती हैं मैसेचुसेट्स में, और वहाँ से 3000 किलोमीटर दूर ये अलास्का में गई, जहाँ पर इन्होंने इस गार से सैंपल्स लिए। इन्होंने बहुत से पत्थरों के सैंपल्स लिए कि देखा जाए कि यहाँ पर कितनी कार्बन मौजूद है। तो आपने देखा होगा कि जो रॉक्स बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं, गहरे रंग की होती हैं, काली गहरे ब्राउन कलर की होती हैं, उनमें उतना ही ज़्यादा कार्बन मौजूद होने के चांसेस होते हैं। और ऐसा ही हुआ, इन्हें बहुत ज़्यादा कार्बन मिला, जिससे हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ कि ये एक टिकिंग बॉम्ब है जो कि किसी वक्त भी फट सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी या ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है? ग्रीन हाउस गैसेस हमारी दुनिया के गिर्द फैली हुई हैं। जब सूरज से रोशनी आती है, रेडिएशंस आती हैं, तो उन रेडिएशंस को, उनमें से कुछ रेडिएशंस को ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन निस्बतन गर्म है और स्पेस के लिहाज से तो बहुत ही गर्म है। इसी वजह से यहाँ पर लाइफ भी मौजूद है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का फ़ायदा ये है कि इसी की बदौलत यहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन हो सकी। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो ये ज़्यादा हिद्दत प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएंगी, ज़्यादा टेम्परेचर ज़मीन के बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैं 18वीं सदी में जाता हूँ, जब हमारी एटमॉस्फेयर में, ज़मीन के एटमॉस्फेयर में 2000 गीगाटन कार्बन बेस्ड ग्रीन हाउसेज मौजूद थी। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि बीच में क्या आया? बीच में आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हमने बड़े बड़े कारखाने बनाए और जनाब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ किस्म की गैसेस हवा में छोड़ना शुरू कर दी। तो इंसान साहब जो हैं उन्होंने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। 2019 में 2000 से बढ़कर 3000 गीगाटन होगी। इसकी वजह से पिछले 150 सालों में, 150 सालों में 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया ज़मीन का। ज़मीन के ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए और ज़मीन के समंदरों की हाइट बढ़ना शुरू हो गई। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर हम इंडस्ट्रियल एमिशंस की बात करते हैं, क्योंकि हम बार बार बात करते हैं इंडस्ट्रियल एमिशंस, आज आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्रियल एमिशंस जो कि इंसानों ने किए, उसने इस सिस्टम को ट्रिगर तो किया, लेकिन उसको कंट्रोल करके शायद हम इस अफरियत को काबू नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ इंडस्ट्रियल एमिशंस की तरफ। 1750 में कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी ज़मीन में मौजूद थी वो थी 280 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अगर आप मिलियन पार्ट्स बना दे तो उसमें 280 पार्ट्स, इतनी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी। लेकिन फिर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ी से बढ़ी और 421 ppm इस वक्त मौजूद है। अगर मैं अलास्का की बात करूँ तो 1970 से लेकर ऑनवर्ड टेम्परेचर बढ़ने से वहाँ पर
70% तेजी से CO2 बढ़ी है, बहुत बड़ी स्पाइक आई है। और इसी वजह से हमें कभी साइबेरिया में सुराख मिल रहे हैं ज़मीन में बड़े बड़े, कभी हमें अलास्का की लेक में सुराख मिल रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता परमाफ्रॉस्ट से ऊपर जा रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमें इन सुराखों में नहीं मिली, यहाँ पर मिली है हमें मीथेन। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 30% ज़्यादा मूजी ग्रीन हाउस गैस है। ये 30% ज़्यादा टेम्परेचर को अपने अंदर स्टोर कर सकते, तो ख़तरनाक ये बहुत है। लेकिन इसका जो एक कम शिद्दत वाला पहलू है वो ये है कि ये 12 साल तक रहती है, इसकी लाइफ 12 ईयर्स है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड निस्बतन ठंडी ग्रीन हाउस गैस में से एक गैस है, लेकिन ये 300 से लेकर 1000 साल तक एटमॉस्फेयर में रहती है। तो दोनों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान है। अब हमने बात ये की, अब बात को समझिए कि ज़मीन के नीचे एक तह है जो कि बर्फ़ से बनी हुई है कई इलाकों में, और इस तह में मौजूद हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फॉसल्स, और ये तह हम कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की है। हमने अभी ये बात नहीं की कि मीथेन कहाँ से आ रही है, इन जगहों पर तो मीथेन भी आ रही है, तो वो कहाँ से आ रही है उनके बारे में अगली वीडियोस में आपको पता चलेगा, तो वो एक और ख़तरा है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की। तो मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि हमारे पास जो मीथेन के इस वक्त जो मीथेन प्रोड्यूस करने की सबसे बड़ी जो सोर्सेज हैं वो हैं फॉसल फ्यूल्स, और उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस होती है। मीथेन को ख़त्म करने के लिए और परमाफ्रॉस्ट को बचाने के लिए 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसे इंटरनेशनल पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसमें यह कहा गया कि ज़मीन का टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ज़्यादा हमने बढ़ने नहीं देना। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन ऐसा होता हुआ मुश्किल नज़र आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि अगर हम कार्बन की सोर्स देखें तो वो परमाफ्रॉस्ट है, और इंसान ने जो मैक्सिमम CO2 इस वक्त रिलीज की है एटमॉस्फेयर में वो है 460 गीगाटन। 460 गीगाटन इंसानों ने रिलीज की है, लेकिन हमारे मॉडल्स में जो कि ज़मीन के वेदर के मॉडल्स हैं जो कि फॉरकास्ट करते हैं उसमें परमाफ्रॉस्ट से रिलीज की हुई कार्बन डाइऑक्साइड नज़रअंदाज कर दी जाती है। आज तक अभी हमने ऐसे मॉडल्स नहीं बनाए जिसमें हम बता सके कि ज़मीन की हिद्दत जब परमाफ्रॉस्ट की कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो उससे कितनी बढ़ेगी। तो अब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये एक चेन रिएक्शन है, जो बाहर टेम्परेचर बढ़ रहे हैं परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। जैसे ही परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी और कुछ अमोनिया भी निकलेगी। ग्रीन हाउस गैसेज ये दोबारा जाएंगे और ज़्यादा गर्म करेगी एटमॉस्फेयर को, और फिर परमाफ्रॉस्ट और तेज़ी से फैलेगा, पिघलेगा और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऐसा है जैसे कि पहाड़ से एवलांच इफेक्ट आता है, यानी छोटा सा पत्थर बर्फ़ का रोल आता है और वो नीचे बड़ा हो जाता है। इसे रोकने में अब बड़ी अहम बात है कि इसे रोकने में हमारा क्या किरदार है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ ही नहीं रही, वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा साइड पर रह गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ट्रिगर ज़रूर दिया है, इस चीज़ को ट्रिगर किया है, शुरू किया है कि परमाफ्रॉस्ट पिघले और उससे कार्बन डाइऑक्साइड जाए और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड अब अपना काम खुद करिए। तो ये एक फीडबैक सिस्टम बन चुका है और इसका हल क्या है फिलहाल हमें मालूम नहीं। लेकिन बात अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बात सिर्फ परमाफ्रॉस्ट की नहीं है बल्कि परमाफ्रॉस्ट के नीचे भी कुछ है। कैटी वॉल्टर एंथनी ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का की, और इनका काम यह है कि ज़मीन में मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस को देखती हैं कि ज़मीन में चेंजेस कहाँ से आती हैं। एक मरतबा ये अलास्का के इलाके में जा रही थी तो इन्हें शक हुआ कि बर्फ़ में से गैस निकल रही। इनके साथ इनके कुछ दोस्त भी थे और इन्होंने सोचा कि क्यों न इसे चेक किया जाए, और इन्होंने एक लाइटर लिया और उस जगह को इग्निशन दे दिया। अब ये एक बहुत ही गलत तरीका है गैस को चेक करने का, क्योंकि अगर गैस बहुत ज़्यादा होती तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता था। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत तरीका था। वहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ, इनका दोस्त भी कुछ दूर जाके गिरा, ये भी कुछ दूर जाकर गिरी, और फिर अंदाज़ा हुआ कि यहाँ से तो गैस निकल रही है। अब ये हैरान रहेगी कि यहाँ से गैस क्यों निकल रही है। इसी असना में इन्हें यह भी पता चला कि अलास्का में बहुत सी ऐसी झीलें भी हैं जिनमें से मीथेन गैस आ रही है।
हम ये समझते हैं कि जो जो हमारी ज़मीन गर्म हो रही है, बाहर टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता कि 150 सालों में 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है। उसी तरीके से ज़मीन के अंदर परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है और ज़मीन के नीचे जो बर्फ़ की लेयर है, यानी इसे पूरे को हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, जो बर्फ़ की लेयर है वो पिघल रही है, तो वो पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। आप अगर जाकर आर्कटिक को देखें तो जहां पर आपको बर्फ ही बर्फ नजर आती थी सर्दियों में और जहां पर आपको घास नजर आता था गर्मियों में, अब वहां पर आपको झीलें ही झीलें नजर आ रही हैं। और ये झीलें आपको क्यों नजर आ रही हैं? क्योंकि वहां का परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। और जब वहां का परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है तो उसके साथ साथ इस परमाफ्रॉस्ट से, क्योंकि इसके अंदर फॉसिल्स ट्रैप हैं, इस परमाफ्रॉस्ट से CO2 और मीथेन गैस भी खारिज हो रही है। दोनों गैसेस ग्लोबल वार्मिंग करती हैं और इनमें कार्बन मौजूद है। तो ये एक किस्म का पॉजिटिव फीडबैक साइकिल शुरू हो चुका है, जिसमें गैसेस निकल रही हैं, ज़मीन के एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही हैं। ज़मीन की एटमॉस्फेयर गर्म हो रही है तो ज़्यादा परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, फिर ज़्यादा गैसेस निकल रही हैं और बहुत तेज़ी से ज़मीन के अंदर से पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है और हमारी ज़मीन के टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आर्कटिक को, इस रीजन को बहुत ही ज़्यादा परेशानी की नज़र से आजकल देखा जा रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन सिर्फ मसला परमाफ्रॉस्ट का नहीं है। हम ये जानते हैं कि ज़मीन के अंदर से हमें मीथेन गैस मिलती है। तो मीथेन गैस ज़मीन के अंदर कहाँ से जाती है? हम ये जानते हैं कि जो लाखों सालों पहले, हज़ारों सालों पहले मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और इंसान और पौधे मरे, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर धंसते गए, डीकम्पोज हुए और उनकी डीकम्पोजिशन की वजह से वहाँ पर हमें ऑयल भी मिलता है और हमें गैसेस भी मिलती हैं। यही काम हो रहा था इजी लेक में, जो कि अलास्का में है, जिसके अंदर एक बहुत गहरा सुराख था और वहाँ से भी हमें मीथेन गैस मिल रही थी। सवाल एक और है, मीथेन ज़मीन की क्रस्ट से, मैं आपको यहाँ पे तस्वीर दिखा रहा हूँ तो आप देख लें कि पानी है ऊपर, पानी के नीचे ज़मीन के अंदर ये बड़े बड़े मीथेन के जो रेजरवायर हैं ये ट्रैप हुए हुए, ये ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। अब ये ज़मीन से के अंदर से, क्रस्ट से ऊपर कैसे आए? क्योंकि इनके बीच में बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को अभी हम देखेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर एक स्टडी की गई और उस स्टडी में देखा गया कि आखिर क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये गैस जो कि ज़मीन के अंदर ट्रैप थी, ये खुद ब खुद बाहर निकल रही है। तो US नेवी ने इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया और उनके कुछ इदारों ने भी इसमें मदद की और उन्होंने इस जगह की, अलास्का की इस जगह की जहाँ पर ये झील मौजूद थी, यहाँ पर सिज्मिक एक्टिविटी देखी। यहाँ पर देखा कि ज़मीन में जो सिज्मिक एक्टिविटी है वो कितनी है, यहाँ पर वॉल्केनो कितने हैं, यहाँ पर ज़लज़ले कितने आते हैं, यहाँ पर क्रस्ट की मूवमेंट कितनी है। तो उन्हें नज़र आया कि हाँ, यहाँ पर फॉल्ट लाइन्स तो हैं, लेकिन यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट उस तरीके से नहीं है। तो अगर फॉल्ट लाइन है तो हो सकता है कि उसकी वजह से ज़मीन से ये गैस बाहर निकलना शुरू हो गई है। ये भी हो सकता है कि वहाँ पर ऑयल की ड्रिलिंग की जाए और उसकी वजह से ज़मीन में फ्रैक्चरिंग हो, क्रैकिंग हो और वहाँ से निकलना शुरू हो जाए। जिस तरह हम साइबेरिया की बात कर रहे थे, जहाँ पर ऑयल की बहुत सी कंपनियां ड्रिलिंग कर रही थी और ये सुराख निकला। जिस झील की हम बात कर रहे हैं, इस झील से 5 मील दूर फॉल्ट लाइन है जो कि करीब तरीन है इस झील के। अब ये भी सवाल है कि इस झील के पास से तो कोई फॉल्ट लाइन गुजरती नहीं है, फिर इसके क्रस्ट के अंदर ट्रैप हुई हुई गैस किस तरीके से बाहर निकले? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मिलिट्री की मदद ली गई और मिलिट्री ने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जो कि बड़ी आम है, जिसे VLF स्कैन कहते हैं, वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्कैन। बिल्कुल ऐसे जैसे अल्ट्रासाउंड करके हम अपनी बॉडी के अंदर देखते हैं, इसी तरीके से VLF स्कैन करके हम ज़मीन की बॉडी के अंदर देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही। तो जब हमने इस सुराख की VLF स्कैन किया तो हमें पता चला कि ये सुराख 500 फीट तक गहरा है। तो पहले हम समझ रहे थे कि शायद ये 50 फीट तक गहरा है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि नहीं, ये तो 500 फीट तक ज़मीन के अंदर मौजूद है। अब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक चिमनी है और उसके अंदर कोयले जल रहे हैं और ऊपर से धुआं निकल रहा है।
तो ज़मीन के हमारे जो ऊपर एक्टिव ग्राउंड है वो तो बहुत छोटा सा होता है, चंद मीटर का या 1 मीटर का होता है, उसके नीचे परमाफ्रॉस्ट है, और परमाफ्रॉस्ट के नीचे अर्थ की ज़मीन की क्रस्ट शुरू हो जाती है। इस क्रस्ट में बहुत सी गैस छुपी हुई है, पोशीदा है, जो कि हमारी कंपनियां निकालती हैं। तो मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल देता हूं कि 1.3 ट्रिलियन टन 1.3 ट्रिलियन टन इस वक्त गैस मौजूद है आर्कटिक रीजन के नीचे, जो कि हमारी ज़मीन में जो एटमॉस्फेयर है उसमें जितनी मीथेन है उसका 250 गुना ज़्यादा है। तो सिर्फ मीथेन की बात कर रहे हैं। तो अगर मीथेन इतनी ज़्यादा मौजूद है और वो सारी की सारी मीथेन आ जाती है ज़मीन पे, तो ज़मीन पर तो वैसे ही क़यामत आ जाएगी। अब अलास्का में 50 से ज़्यादा ऐसे होल्स भी निकलने शुरू हो गए जहाँ से ये गैस ज़मीन के क्रस्ट से ऊपर आ रही है। लेकिन जब ये गैस ज़मीन के क्रस्ट से ऊपर आना शुरू हो तो वहाँ पर बैरियर्स होने चाहिए। वो बैरियर थे परमाफ्रॉस्ट के, बर्फ़ के। लेकिन इस कंडीशन में हमें नज़र आ रहा है कि वो बैरियर पिघल चुके हैं। तो ज़मीन की क्रस्ट के अंदर ट्रैप थे ये बड़े बड़े रेजरवायर, ऊपर था परमाफ्रॉस्ट, और उसके ऊपर हमारा ग्राउंड था या सी लेवल था या लेक लेवल था, पानी का लेवल था। तो किसी वजह से वो परमाफ्रॉस्ट पिघल गया और उसकी वजह से बीच में कोई चीज़ नहीं बची और एक चिमनी बन गई। तो अब ये पूरा का पूरा जो रेजरवायर था ये प्रेशर के साथ निकला। यही प्रेशर साइबेरिया में जब ऊपर की तरफ आया तो उसने ग्राउंड ही दूर दे मारा और एक बड़ा सुराख हो गया। यही प्रेशर जब तालाब में आया, इस झील में आया, तो वो बुलबुलों की सूरत में वहाँ पर नमूदार हो गया। बिल्कुल ऐसे जैसे हम स्विस चीज़ को देखते हैं जिसमें सुराख ही सुराख हैं। इस वक्त साइबेरिया की ज़मीन और अलास्का की ज़मीन बिल्कुल इस स्विस चीज़ जैसी हो चुकी है, जिसके अंदर सुराख ही सुराख हैं, और इस सुराख के नीचे हैं वो गैसेस जो कि हमारी ज़मीन को करेंगी गर्म, और ज़मीन के गर्म होने से इस स्विस चीज़ में और ज़्यादा सुराख होंगे, वो गैसेस और बाहर निकलेंगी, वो और गर्म करेंगी। और ये एक ऐसा सिलसिला है जिसमें इंसान का ना तो अब कोई किरदार मुझे नज़र आता है और ना ही मुझे कोई हाथ नज़र आता है। ये एक टिकिंग बॉम्ब है जो हमारी आखिरत का इंतज़ार कर रहा है। हम परमाफ्रॉस्ट की इस आखिरी किस्त में आपको नॉर्थ साइबेरिया लेकर चलते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है जिसे चर्स्की माउंटेन्स कहा जाता है। इन माउंटेन्स में आपको एक बहुत बड़ा टैडपोल की शक्ल का अजूबा नज़र आएगा। मैं आपको यहाँ पर ये तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत मेंढक का जो बच्चा होता है, उसके जो शुरू के फेजेस होते हैं, उस शक्ल का आपको एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन का धंसा हुआ नज़र आएगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस इलाके में 1940 में एक बहुत बड़ा जंगल होता था। उस जंगल को काटने की कोशिश शुरू कर दी गई। उसकी वजह यह थी कि रशिया ने यहाँ से एक सड़क निकालनी थी। 1940 से ये जंगल कटना शुरू हुआ और तकरीबन 1970 तक ये जंगल पूरा ख़त्म हो चुका था। हम साइबेरिया की बात कर रहे हैं, तो साइबेरिया के एक्टिव ग्राउंड के नीचे, यानी जो आपको सरसब्ज ग्राउंड नज़र आ रहा है, गर्मियों में इसके नीचे बर्फ़ ही बर्फ़ है जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। इस इलाके में दरख्तों की छाँव की वजह से परमाफ्रॉस्ट डायरेक्टली सूरज के साथ इंटैक्ट नहीं आता था। लेकिन जब हमने दरख्त काट दिए तो अब गर्मियाँ आने पर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सर्दियों में तकरीबन -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन गर्मियों में भी 30 से ऊपर थोड़ा बहुत चला जाता है। जब गर्मियाँ आईं और सूरज की तपिश इस हिस्से को लगी तो ये हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता सूरज की तपिश के नीचे मेल्ट होना शुरू हो गया, और मेल्ट होते होते आपको यहाँ पर एक गड़ा नज़र आ रहा है, गड़ा पड़ गया, एक क्रेटर बन गया। अमूमन क्रेटर बनते हैं जब बाहर से कोई स्पेस रॉक आकर ज़मीन पर लगती है तो हमें इस किस्म की शक्लें नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पर तो ज़मीन खुद ही धंस गई अपने अंदर। इस क्रेटर की जो गहराई है वो 300 फीट है और ये तकरीबन आधे किलोमीटर पर मुहित है, तो काफ़ी बड़ा इलाका है। और आहिस्ता आहिस्ता हर गर्मियों में इसका
एरिया बढ़ता जा रहा है। इस क्रेटर को मेगा स्लम कहा जाता है, आप इसे गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड भी कहते हैं। उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि परमाफ्रॉस्ट में यानी आर्कटिक के रीजन में और उसके अलावा भी जहां पर परमाफ्रॉस्ट है वहां पर जो बड़े बड़े क्रेटर्स हैं उनमें से ये एक है। इस क्रेटर की अगर बात की जाए तो मैं आपको इस पूरी सीरीज में बताता चल जा रहा हूं कि परमाफ्रॉस्ट में गर्मी की वजह से मुख्तलिफ जगह पर आपको बड़े बड़े होल्स नजर आ रहे हैं जिनमें CO2 और मीथेन बाहर निकल रही है। इसी तरीके से झीलों में भी आपको बड़े सुराख ज़मीन के अंदर मौजूद मिलते हैं और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा मीथेन और CO2 निकल रही है। ये भी बताता चलो कि तकरीबन 250 गुना ज़्यादा कार्बन इन इलाकों में यानी आर्कटिक के इलाकों में मौजूद है। तो अगर ये कार्बन बाहर निकली तो ज़मीन को कितना ज़्यादा गर्म करेगी, ज़िंदगी तो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो वो और हिद्दत प्रोड्यूस करती है और उसके साथ फिर और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। तो ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें हम फंसे हुए हैं और इसमें इंसान की जो CO2 एमिशंस हैं, इंसान की जो इंडस्ट्री की ये सिंथेटिक जितनी भी चीज़ें हमने ज़मीन पर लगाई हैं उनकी CO2 एमिशन बहुत छोटा हिस्सा है। मैं आपको लेकर चलता हूँ बेटागे क्रेटर की तरफ। अगर मैं इसका नाम सही ले रहा हूँ, 6,50,000 पुराना ये क्रेटर है। इसके ऊपर जंगल उगा हुआ था लेकिन परमाफ्रॉस्ट में ये बहुत बड़ा एक गड़ा बना हुआ है जो कि आप सैटेलाइट से देख रहे हैं तो आपको एक बड़ी मज़े की शक्ल नज़र आ रही है। लेकिन इससे बड़ा भी परमाफ्रॉस्ट में गड़ा हमें कनाडा में मिला जहां 7 लाख साल पुराना क्रेटर हमें मिला। तो हमें बड़े बड़े क्रेटर्स मिल रहे हैं उन इलाकों में जहां पर परमाफ्रॉस्ट है। इसका मतलब यह है कि उनमें से हमें मीथेन गैसेस और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ गैसेस निकलती हुई महसूस हो रही हैं। टेम्परेचर के साथ ये बढ़ती जा रही हैं। साइंसदानों का ये ख्याल है कि एक वक्त आएगा जिसे टिपिंग पॉइंट कहते हैं कि ये सारे के सारे हिस्से कोलैप्स कर जाएंगे। अगर आप टिपिंग पॉइंट को समझना चाहते हैं तो मैंने 2 मिसालें आपके लिए रखी हैं ताकि आपको आसानी हो इसे समझने के लिए। फ़र्ज़ कीजिए एक जगह पर सैलाब आया और एक इमारत, बहुत सीधा इमारत या घर उसके अंदर खड़ा है। अब पानी आहिस्ता आहिस्ता उसके बुनियादों को खा रहा है। घर खड़ा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि घर कोलैप्स कर जाएगा। वो जो टाइम है जब घर कोलैप्स करेगा उसे टिपिंग पॉइंट कहते हैं। इसके साथ साथ साइंसदानों ने लोगों को समझाने के लिए टिपिंग पॉइंट की जो एग्जांपल दी वो भी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये तो मेरी अपनी एग्जांपल थी। उनका यह कहना है कि अगर आप एक ऊंट को लें और उसके ऊपर बोझ रखना शुरू कर दें, मसलन आप घास फूस रखना शुरू कर दें और बोझ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें हत्ता कि एक पॉइंट ऐसा है जब एक तिनका रखे और उसकी कमर टूट जाए, तो उसे टिपिंग पॉइंट कहते हैं। इसके असरात बहुत पहले ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी ज़मीन के आर्कटिक का हिस्सा टिपिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है जहां पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये हिस्सा कोलैप्स कर सकता है। मैं आपको दोबारा लेकर जाता हूं अलास्का के इलाके उतियाविक की तरफ। पहले भी हमने इस पर बात की थी और ये पूरा का पूरा शहर परमाफ्रॉस्ट पर बना हुआ है। अब इस शहर में लोगों को रहने के लिए बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि परमाफ्रॉस्ट को जब गर्मी मिलती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है और जब परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है तो उसके असरात इनको नज़र आ रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको नज़र आएगा कि जो सड़कें इन्होंने बहुत ऊपर बनाई थी एक ज़माने में, अब आहिस्ता आहिस्ता वो सड़कें ज़मीन के अंदर धंसती जा रही हैं। तो सड़कें, घर ज़मीन के अंदर धंस रहे हैं क्योंकि ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि घरों के लिए अब यहाँ पर बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि जब तक ये लोग यहाँ पर रह सकते हैं उस वक्त तक इनकी कोशिश है कि इस डूबते हुए ग्राउंड को जितना ये इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर सकें। उसके लिए घरों को ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि पानी जो है इन इलाकों में आ चुका है। यहाँ पर नई नई झीलें बन रही हैं, वो हमने पहले डिस्कस किया था और उन झीलों की वजह से घर पानी में डूब रहे हैं और घर ख़राब हो रहे हैं। तो अब घर को
सेफ रखने के लिए ज़मीन से तकरीबन 3 फुट ऊपर घर बनाए जाते हैं और उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, नीचे एंगल आयरन्स इस्तेमाल करते हैं, यानी लोहे की सपोर्ट देते हैं और उसके साथ घरों को पहिए भी लगाते हैं, क्योंकि अब इनका ये मानना है कि इन्हें अपने घर मूव करने पड़ेंगे, कभी घर कहीं लेकर जाना पड़ेगा और घर कभी उन्हें कहीं लेकर जाना पड़ेगा। लोग अमूमन कह रहे हैं कि आप डराने वाली वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ आपकी तरफ आनी। अगर आप आंखें बंद करके मट्टी में मुंह देकर इंतज़ार में बैठे हैं तो फिर हमें इतनी साइंस पढ़ने का फ़ायदा क्या है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये तो सिर्फ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। साइबेरिया, अलास्का, कनाडा के इलाके बहुत ही मुश्किलात में हैं और ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता घटती जा रही है, पानी ज़मीन को टेक ओवर कर रहा है। यही काम हमारे ग्लेशियर्स में भी होने जा रहा है। हमारे ग्लेशियर परमाफ्रॉस्ट का हिस्सा है। यहाँ पर भी जब टेम्परेचर ज़मीन के बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें रूनुमा होती हुई नज़र आएंगी। शायद हमने इस नज़र से अपने ग्लेशियर्स को, अपने पहाड़ी इलाकों को देखा ही नहीं। अगर हम साइंटिफिक नज़र से अपने इलाकों को देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे इलाकों में भी ऐसी चेंजेस नज़र आ रही हैं, और अगर ऐसी चेंजेस यहाँ पर नज़र आ रही हैं तो कुछ अरसे के बाद ये इलाके रहने के काबिल शायद नहीं होंगे। इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा अहम रखती है। ये मामूली बात नहीं है कि हम फ़ौरन कह देते हैं कि जी इसका हमारे साथ क्या ताल्लुक़। आर्टिक का भी हमारे साथ ताल्लुक़ है, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और हमारे ग्लेशियर जब पिघल रहे हैं तो पानी बहुत तेज़ी से हमारे दरियाओं में आ रहा है, सैलाब आ रहे हैं। कुछ अरसे के बाद ये ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता आपको पानी देना कम कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये ग्लेशियर्स जब टेम्परेचर ज़्यादा आएगा तो वो जगह जहाँ पर ये मौजूद हैं वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ज़मीन में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। वही चेंजेस जो अभी साइबेरिया में और अभी अलास्का में आ रही हैं वो हमारी तरफ भी आएंगी। लेकिन हम अगर आंखें बंद करके बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कि इन चेंजेस का, दुनिया की एक तरफ होने वाली चेंजेस का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो शायद हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। इसलिए इस किस्म की वीडियोस को आप कम मत जानिए, बल्कि सोचिए कि हम किस तरीके से पहले ही इन हालात का मुकाबला करने के लिए अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये पूरी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, और इस सीरीज़ में हमने बहुत डिटेल में ग्लोबल वार्मिंग और उसके साथ जो परमाफ्रॉस्ट है उसके पिघलने के अमल को, और उसके साथ CO2 और नीचे से मीथेन, जो ज़मीन की क्रस्ट में मीथेन है, उसके बाहर निकलने के अमल को डिस्कस किया है। और ये भी डिस्कस किया कि ये कितना बड़ा पोटेंशियल रखती हैं दुनिया को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जो इंसान कार्बन बेस्ड एमिशंस कर रहा है वो तो बहुत कम है इनके मुकाबले में। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रेट है, बहुत बड़ा जायंट है जो छुपा हुआ है। सिर्फ हमने ग्लोबल गैसेस के रेफरेंस से इस वीडियो को देखा है। अभी हमने ये बात नहीं की कि जब परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा तो उससे नीचे जो महफूज हुई बीमारियां हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, वो जब निकलेंगे तो वो इंसानों पर क्या क़यामत ढाएंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि ऐसी बातें सिर्फ डराने के लिए की जाती हैं और इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। शायद अलास्का और साइबेरिया के लोग भी 50 साल पहले ऐसे ही समझते होंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।